हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ जो है वो धर्म बदलने से लेकर के है, यानी कि धर्म बदलने, अगर किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करना है तो उसको धर्म परिवर्तन करने से 60 दिन पहले जो है वो अपने आसपास के जो डीएम हैं उनको सूचना देनी होगी, उनको बताना होगा। फिर उसके बाद जो पुलिस है वो उसकी जाँच करेगी, तभी कोई व्यक्ति जो है वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। और अगर अगर लगता है कि डीएम को कि ज़बरदस्ती इसमें जो है वो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है या फिर उसको गलत लगता है तो फिर वो इस पर रोक भी लगा सकती है। क्या खबर है, चलिए देखते हैं। शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री पेश करेंगे धर्मांतरण संशोधन विधेयक। अब एक नया विधेयक आने वाला है जो 9 राज्यों की स्टडी से बना ड्राफ्ट है। इसके अलावा यानी कि ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम चर्चा में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा धर्मांतरण संशोधन विधेयक को अगर हम देखें तो विधेयक का जो नाम है वो है धर्मांतरण संशोधन विधेयक 2025, यानी कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2025, ये इसका नाम है। और प्रस्तुतकर्ता जो है वो हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो लोकसभा में शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच 2025 के दौरान इसे पेश करेंगे। इसके अलावा सत्र का जो संदर्भ है वो 21वां शीतकालीन सत्र है जो 20 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है। यह विधेयक संसदीय बहस का प्रमुख मुद्दा बनेगा, जहां विपक्ष जैसे कांग्रेस, टीएमसी धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है धर्मांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और नियंत्रित बनाना। विधेयक का जो फोकस है वो जबरन, धोखाधड़ी या प्रलोभन से प्रेरित धर्मांतरण को रोकना है, जबकि स्वैच्छिक रूपांतरण को संरक्षित रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकरूपता को देखें तो वर्तमान में धर्मांतरण कानून राज्य विशिष्ट हैं, यानी कि ऐसे काफ़ी राज्य हैं, कई राज्य हैं जिनमें जो ये धर्मांतरण कानून है। इसके अलावा यह विधेयक केंद्रीय कानून के रूप में अब कार्य करेगा, जो समवर्ती सूची यानी संविधान की 7वीं अनुसूची प्रविष्टि 20 आर्थिक और सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सामाजिक उद्भाव को देखें तो विधेयक का जो दावा है कि यह सांप्रदायिक तनाव कम करेगा, खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ईसाई और मुस्लिम हैं, उन पर लगे जो धर्मांतरण मिशनरी के आरोपों को संबोधित करते हुए। इसके अलावा मुख्य इसके प्रावधान क्या हैं, तो इसमें 60 दिन पहले सूचना देनी होगी, अनिवार्य कर दिया गया है। और धर्म परिवर्तन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का निकटतम जिला मजिस्ट्रेट डीएम को कम से कम 60 दिन पहले लिखित आवेदन देना होगा। इसमें परिवर्तन का कारण, वर्तमान या फिर जो नया धर्म है और गवाहों का विवरण शामिल होगा। इसके अलावा जांच प्रक्रिया की बात करें तो डीएम द्वारा 30 दिनों में जांच होगी, और जिसमें कि परिवार, स्थानीय समुदाय और पुलिस शामिल हो सकती हैं। यदि जबरन या प्रलोभन पाया गया तो परिवर्तन रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा दंड वृद्धि को देखें तो मौजूदा जो दंड है वो 3 से 7 वर्ष की कारावास है, और ऐसा लगता है कि इसको 7 से 10 वर्ष तक भी बढ़ाया जाने की ज़रूरत है, तो फिर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। धोखाधड़ी वाले मामलों में जुर्माना जो है वो 5 लाख रुपए तक का लगेगा। और विशेष प्रावधान इसमें क्या है, तो इसमें महिलाओं, नाबालिगों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अतिरिक्त सुरक्षा, जिससे तत्कालीन परिवार की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि जिस भी परिवार में जिस टाइम ये जो महिलाएं हैं या फिर जो बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं उनको इस पर सहमति देनी ज़रूरी होगी। ऑनलाइन या फिर जो सोशल मीडिया से प्रेरित परिवर्तन पर निगरानी की जाएगी। इसके अलावा अपवाद को अगर हम देखें तो स्वैच्छिक, यानी कि अगर खुद की इच्छा से कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, यह वैवाहिक रूप से या चिकित्सीय कारणों से परिवर्तन पर छूट दी गई, लेकिन सत्यापन फिर भी कराना ही आवश्यक है। यानी कि सूचना देना डीएम को 60 दिन पहले ये ज़रूरी ही है, और पूरी जो प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। पृष्ठभूमि और ड्राफ्ट प्रक्रिया को देखें तो 9 राज्यों की स्टडी पर ये आधारित है, और विधेयक का ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य हैं उनको मौजूदा एंटी कन्वर्जन कानूनों का विश्लेषण करके तैयार किया गया है। इन राज्यों में 2018 से 2024 के बीच 1000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए। इसमें मुख्यतः ईसाई और इस्लामिक मशीनरी पर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2024 की एक आंतरिक रिपोर्ट में पाया गया कि राज्य कानूनों में असमानताएं हैं, जैसे यूपी में 60 दिन पहले सूचना देना और मध्य प्रदेश में 30 दिन पहले सूचना देना। इससे परिवर्तन जो है वो काफ़ी कठिन होगा, और विधेयक जो है वो आईपीसी की धारा 295 धार्मिक भावनाओं को ठेस के साथ एकीकृत होगा। इसके अलावा ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो
भारत में पहला एंटी कन्वर्जन कानून 1930 में ओडिशा में बना था और स्वतंत्र भारत में 1960 से राज्य स्तर पर यह आ गया और केंद्र का यह पहला प्रमुख कदम है। इसके अलावा संवैधानिक और कानूनी प्रावधान को देखें तो अनुच्छेद 25 के संघर्ष के अंतर्गत संविधान धार्मिक स्वतंत्रता, प्रचार सहित की गारंटी देता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य पर प्रतिबंध भी लगाता है। विधेयक स्टेनिस लॉस बनाम मद्रास राज्य 1977 सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिसमें कि जबरन परिवर्तन असंवैधानिक को मौजूद करेगा, लेकिन स्वैच्छिक की परिभाषा पर विवाद हो सकता है। यानी कि ये जो सवाल है ये उठ सकता है कि आखिर स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन क्या है। आखिर जब किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने से पहले सूचना देनी ही है तो फिर स्वैच्छिक की क्या परिभाषा है, ये पूछना, ये इस पर विवाद हो सकता है। इसके अलावा संघीय तनाव को देखें तो राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु इसका विरोध कर सकते हैं क्योंकि संघीय ढांचे में हस्तक्षेप माना जाएगा। इसके अलावा नए कानूनों से जुड़ाव को देखें तो जो पोक्सो एक्ट है यानी कि नाबालिगों के लिए, SC/ST एक्ट और UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये इस बहस से लिंक होता है और यदि पारित ये हो जाता है तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB में नई श्रेणी बनेगी। इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक निहितार्थ को अगर हम यहाँ पर देखें तो सकारात्मक पहलू के अंतर्गत जिसका सकारात्मक पक्ष है उसमें अल्पसंख्यक उत्पीड़न के आरोप कम होंगे और ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों में शोषण रुकेगा और सरकार का दावा है कि राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। इसके अलावा इसके निगेटिव पॉइंट को देखें तो नकारात्मक पक्ष में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर सेंसरशिप का खतरा है और मानवाधिकार संगठन जो एम्नेस्टी इंटरनेशनल है और जो HRW है यानी कि इसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लंघन बता सकते हैं और विपक्ष इसे हिंदुत्व एजेंडा का करार देगा। इसके अलावा चुनावी कोण को देखें तो 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी के 240 सीटों पर फोकस है के बाद, यानी कि बीजेपी का जो पहला फोकस था वो 240 सीटों पर था कि उसको 240 सीटें मिल जाएं और फिर उसके बाद अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने का इसका प्रयास किया जा रहा है। यानी कि इसका दूसरा जो कदम है वो ये है और 2026 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा धर्मांतरण के सामाजिक प्रभाव और सांप्रदायिक सद्भाव को देखें तो आदिवासी क्षेत्रों में पहचान संकट नज़र आती है, जिसमें झारखंड, उड़ीसा में हिंदू ईसाई का तनाव यहाँ पर नज़र आता है और परिवारों में विभाजन, सामाजिक बहिष्कार आदि भी यहाँ पर नज़र आते हैं। इसके अलावा घर वापसी और धर्मांतरण के अंतर्गत दो तरफा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है और महिलाओं का जो शोषण है, लव जिहाद आरोप या फिर जो स्वैच्छिक प्रेम विवाह, इस पर रोक का डर दिखाई देता है। और अगर हम इसकी देखें यानी कि धर्मांतरण के सामाजिक प्रभाव, सांप्रदायिक सद्भाव को निष्कर्ष को अगर हम देखें तो अनियंत्रित धर्मांतरण यानी कि अगर धर्मांतरण जो है वो अनियंत्रित रहेगा तो उससे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है और NCRB का ये डेटा है कि 2020 से 2024 में 400 से भी ज़्यादा दंगे जो हैं वो धर्मांतरण से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य हस्तक्षेप के बारे में देखें तो अनुच्छेद 25 का एक पहला जो भाग है वो कहता है कि धर्म प्रचार का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता जो है ये इसके अधीन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता ये बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा स्टेनिस लॉस केस 1977 के अंतर्गत जो 1977 में केस हुआ था, इसमें जबरन या फिर प्रलोभन से धर्मांतरण असंवैधानिक जो है वो घोषित किया गया था और विधेयक इसी पर आधारित है। इसके अलावा हाल ही के जो केस हैं उससे अगर हम लिंक करके देखें तो जो सबरीमाला 2018 का केस है उसमें परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच में जो है ये ये दोनों चीज़ें बीच में आ रही थी और इसमें राज्य हस्तक्षेप करना जायज़ था। लेकिन जो हिजाब केस 2025 था इसमें आवश्यक धार्मिक प्रथा ERP का टेस्ट इसमें किया गया था और केवल अनिवार्य प्रथाएं संरक्षित रखी गई थी, यानी कि जो सिर्फ अनिवार्य प्रथा है उसी को संरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा नया विधेयक कहता है कि स्वैच्छिकता यानी कि जो खुद की इच्छा अभी ERP यानी कि जो आवश्यक धार्मिक प्रथा है उसके टेस्ट से गुजरेगी, सिर्फ व्यक्तिगत कहने से नहीं चलेगा। इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम को देखें तो NCRB का जो 2023-24 का डेटा है उसके अंतर्गत धर्मांतरण में से जुड़ी हिंसा के मामले 2019 में 180 थे और 2023 में 520 थे, यानी कि 189 से ज़्यादा 189% से भी ज़्यादा के जो मामले यहाँ पर देखे जा रहे हैं। मुख्य राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश के 210 क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश में
मतलब 95, यानी कि उत्तर प्रदेश में 210, मध्य प्रदेश में 95 और कर्नाटक में 68 मामले जो हैं वो यहाँ पर दर्ज हुए थे। और विधेयक का जो उद्देश्य है वो पहले से रोकथाम करना है, यानी कि 60 दिन पहले अगर नोटिस दिया जाएगा और पुलिस को अलर्ट किया जाएगा तो फिर इससे जो है यानी कि ये जो रोकथाम है इसकी हिंसा की, ये रुक सकेगी। इसके अलावा प्रभाव को देखें तो इससे क्या प्रभाव होने वाला है, तो इससे कम हिंसा कम हो सकती है, लेकिन नई तरह की हिंसा भी यहाँ पर बाहर आ सकती है। क्योंकि अगर इससे क्या होगा कि जो डीएम है, डीएम के जो दफ्तर के बाहर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी हो सकते हैं इससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि जो यूसीसी है, इसके तहत इसका क्या इससे जुड़ाव है। संवैधानिक आधार को देखें तो अनुच्छेद 44 डीपीएसपी में राज्य भारत के पूरे क्षेत्र को में नागरिकों के लिए एक समान दीवानी संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा नीति निर्देशक राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में गैर न्यायिक यानी कि नॉन जस्टिसिबल है, लेकिन मौलिक शासन के लिए ये आवश्यक है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 37 है उसमें डीपीएसपी को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति में नवंबर 2025 तक की जो स्थिति है उसमें देखें तो उत्तराखंड में फरवरी 2024 में देश का पहला ये एक ऐसा राज्य था बना जो कि राज्य को पूर्ण यूसीसी लागू कर चुका है। और उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट 2024 में लागू हो चुका है 2024 में। गोवा को अगर हम देखें तो पहले से ही यानी कि जो पुर्तगाल का टाइम था, पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के कारण यूसीसी जैसा कानून यहाँ पर लागू हो चुका था। और विवाह, उत्तराधिकार, तलाक में यहाँ पर एक रूपता दिखाई दी थी। इसके अलावा असम में 2024-25 में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़कर पॉलीगैमी पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है। और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी गठित की गई है और ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। केंद्र सरकार को अगर हम यहाँ पर देखें तो 22वें विधि आयोग 2018 से 2023 ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में रिपोर्ट दी और 23वें विधि आयोग 2024 से नए सिरे से परामर्श कर रही है। इसके अलावा प्रमुख प्रावधान उत्तराखंड मॉडल के आधार पर अगर हम संभावित राष्ट्रीय मॉडल को देखें तो विवाह की न्यूनतम आयु लड़के लड़की दोनों की 21 वर्ष इसमें हो सकती है। इसके अलावा सभी धर्मों में लिविंग रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण एक माह के अंदर कराना होता है। इसके अलावा पूर्ण बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी एवं निकाह हलाला पर प्रतिबंध इसमें लगाया गया। इसके अलावा तलाक के लिए एक समान आधार यानी कि सभी धर्मों में समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी और गोद लेने का अधिकार सभी को होगा, यानी कि धर्मनिरपेक्ष इसमें दिखाई देता है। उत्तराधिकार में बेटे बेटियों को समान अधिकार होगा, यानी कि चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी हो, यानी सभी को। विशेष विवाह अधिनियम यानी कि एसएमए को यहाँ पर मजबूत बनाना भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर हम इसके पक्ष में देखें यानी कि इसके अगर पक्ष में अगर हम तर्क दें तो फिर लैंगिक न्याय यानी कि जो जेंडर जस्टिस है उसमें मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक, बहु विवाह से मुक्ति, शाहबानो, शायरा बानो, दनियाल लतीफ़ी के इसका तार्किक परिणाम यहाँ पर नज़र आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता यानी कि आर्टिकल 44 का उद्देश्य यहाँ पर है। और इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता की सच्ची भावना, सेकुलरिज्म का सकारात्मक पहलू यहाँ पर नज़र आता है। इसके अलावा सामाजिक सुधार यानी कि बाल विवाह, लिव इन में महिलाओं का शोषण रोकेगा। इसके अलावा जो कानूनी जटिलताओं में कमी आएगी और एक कानून यहाँ पर होगा। और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में एक बार सिफारिश शाहबानो 1985 में, सरला मुद्दल 1995 में, जॉन वेल्लाद 1997 में, लिली थॉमस 2017 में, शायरा बानो 2017 में, जोसे पाउलो 2019 में। यानी कि ये सारे जो फैसले हैं यानी कि इन सारे जो मुद्दे थे, सारे जो मुद्दे यहाँ पर नज़र आए थे उन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नए फैसले लेने की बार यहाँ सिफारिश की थी। इसके अलावा विपक्ष में तर्क को देखें यानी कि इसके अगर हम अगेंस्ट जाकर के अगर इसके तर्क को देखें तो अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन इसमें होगा, जिसमें अनुच्छेद 25 से 30 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता एवं संस्कृति संरक्षण होता है। इसके अलावा विविधता में एकता यहाँ पर नजर आती है, यानी कि भारतीय सेकुलरिज्म का जो मॉडल है वो अलग है। सभी धर्मों को समान दूरी ना कि समान कानून, यानी कि यहाँ पर समान दूरी यहाँ पर देनी चाहिए लेकिन ना कि समान कानून यहाँ को देना चाहिए। इसके अलावा हिंदू कोड बिल की पूर्ण
जो यूसीसी यहाँ पर नहीं था, यानी कि जो हिंदू कोड बिल भी पूर्ण यूसीसी नहीं था। हिंदुओं में भी कई अपवाद जैसे आदिवासी यहाँ पर नज़र आते हैं। इसके अलावा जो आदिवासी समुदायों में प्रभाव है, यानी कि 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों में छूट ज़रूरी है और राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा नज़र आता है। हिंदुत्व एजेंडा का आरोप यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एवं कई ईसाई संगठनों का कड़ा विरोध यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा चुनौतियों को देखें तो सहमति बनाना, यानी कि कंसेंसस बिल्डिंग करना जो सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती है, और आदिवासी क्षेत्रों में लागू करना, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में विशेष संवैधानिक संरक्षण करना, ये भी एक चुनौती है। इसके अलावा क्या यूसीसी में मुस्लिम या फिर ईसाई या फिर जो पास हैं रीति रिवाजों को पूरी तरह ख़त्म किया जाएगा, ये भी एक सवाल उठता है, और राजनीतिक ध्रुवीकरण का यह भी खतरा नज़र आता है। इसके अलावा यूसीसी ना तो पूर्ण रूप से वांछनीय है, ना ही पूर्ण रूप से अवांछनीय। इसका सफल क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि करेगा कि यह लैंगिक न्याय पर केंद्रित हो या ना कि धार्मिक एकरूपता पर, यानी कि इसका जो यही उद्देश्य है। आदिवासी एवं पूर्वोत्तर राज्यों को उचित छूट यहाँ पर मिलेगी और सभी समुदायों से व्यापक विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा। और अंततः जो यूसीसी है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा है, यानी कि अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। लेकिन भारतीय विविधता के संदर्भ में इसका भारतीय मॉडल ही स्वीकार्य होगा, ना कि कठोर एकरूपता। इसके अलावा अब हम देखते हैं धर्मांतरण संशोधन विधेयक 2025 जो है, यानी कि जो ये अब 2000 आने वाला है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के बीच इसका संबंध क्या है, यानी कि इसका एक प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। वो क्या है, दोनों ही जो अनुच्छेद हैं वो 44 दोनों ही जो है वो अनुच्छेद 44 डीपीएसपी की भावना से प्रेरित हैं, जिसमें कि यूसीसी विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार में एक समान कानून को दर्शाता है। और धर्मांतरण विधेयक जो है वो अंतर धार्मिक विवाह से पहले धर्म बदलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अलावा दोनों का जो अंतिम लक्ष्य है वो धर्म आधारित नागरिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ाना है। इसके अलावा अंतर धार्मिक विवाह में, यानी कि इंटरफेथ मैरिज पर दोनों का सीधा असर दिखाई देता है, और अभी बहुत से अंतर धार्मिक विवाह के लिए एक पक्ष धर्म बदलता है, खासकर जो हिंदू लड़की और साथ में जो मुस्लिम लड़का केस यहाँ पर नज़र आया था। इसके अलावा नया धर्मांतरण विधेयक में इसके अंतर्गत क्या होगा कि 60 दिन पहले डीएम को नोटिस देना जाना अनिवार्य होगा, इसमें की जाँच की जाएगी और बाद में प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा प्रक्रिया जो है काफ़ी कठिन कर दी गई है। इसके अलावा यूसीसी उत्तराखंड मॉडल को अगर हम यहाँ पर देखें तो लिव इन और विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया, और धर्म बदलना ज़रूरी नहीं रहेगा इसमें, यानी कि अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो फिर वो इतना ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। सरकार का तर्क है कि यूसीसी आएगा तो लव इन जिहाद के नाम पर होने वाले धर्मांतरण अपने आप कम हो जाएंगे, इसलिए पहले धर्मांतरण कानून को सख्त करो और बाद में यूसीसी लाओ। इसके अलावा लव जिहाद कानूनों का अगला चरण क्या है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आदि में पहले से धर्मांतरण निरोधक अध्यादेश कानून है, और इसकी मुख्य धारा जो है वो प्रलोभन, जबरन विवाह के लिए धर्म परिवर्तन को रोकना है। इसके अलावा अब केंद्र से राष्ट्रीय कानून बना रहा है, और यूसीसी इन राज्य कानूनों की जगह लेगा या उनको पूरक बनेगा, और दोनों ही एक राजनीतिक सामाजिक एजेंडे के हिस्से हैं। इसके अलावा समय का क्रम अगर हम देखें तो सीक्वेंस क्या है, यानी कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2019 में 3 तलाक बैन की गई। 2020 में 20 से 24 के अंतर्गत 9 राज्यों में सख्त धर्मांतरण कानून लाया गया। 2024 में उत्तराखंड में यूसीसी लाया गया, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और 2025 में राष्ट्रीय धर्मांतरण संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। और 2026 से 27 में संभव है कि ऐसा संभव है कि 2026 से 27 के बीच में राष्ट्रीय यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाए। इसके अलावा धर्मांतरण विधेयक को यूसीसी का प्रीकर्सर या पुल बनाओ फिर यूसीसी लाओ रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा सरकार का जो आधिकारिक तर्क है जो संसद में दिया जाएगा, उसका ये तर्क रहेगा कि जब तक यूसीसी नहीं आ जाता तब तक अंतर धार्मिक विवाह से पहले होने वाले धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करना ज़रूरी है, ताकि प्रलोभन और जबरिया परिवर्तन ना हो। यूसीसी आने के बाद यह कानून अपने आप कम हो जाएगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाएगा। इसके अलावा इस खबर के निष्कर्ष को देखें तो पहला राष्ट्रीय स्तर का सख्त एंटी कन्वर्जन कानून है, और अभी तक सिर्फ राज्य स्तर पर ये था, यानी कि अब ये केंद्र पर भी आ रहा है। पहले अब तक क्या था, राज्य स्तर पर ही था, और 60 दिन पहले डीएम को सूचना देनी होगी, जांच अनिवार्य होगी। उसके बाद अपनी इच्छा से अगर स्वैच्छिक धर्मांतरण भी यहाँ पर कठिन हो जाएगा।
और अगर स्वैच्छिक नहीं है तो फिर तो वो होगा ही नहीं। अगर स्वैच्छिक भी है तो फिर बहुत ही कठिन होगा धर्म परिवर्तन करना। अंतरधार्मिक विवाह खासकर लव जिहाद आरोप वाले पर सबसे बड़ा असर यहाँ पर पड़ेगा। और यूसीसी का पूर्व चरण, यानी कि जो पहले का इसमें चरण था वो पहले धर्म बदलना मुश्किल करो और फिर यूसीसी लाकर धर्म आधारित पर्सनल लॉ ही ख़त्म कर दो, ताकि जो कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन ही ना कर सके। 2025 में धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था में जो है, यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, इन दोनों में संवैधानिक चुनौती इसमें तय की गई है। यानी कि जो अनुच्छेद 25 है उसके तहत अल्पसंख्यकों में डर, बहुसंख्यकों में समर्थन यहाँ पर नज़र आ रहा है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा 2025-26 में संसद में भारी बहस हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पूरी संभावना है। यह जो विधेयक है, यह विधेयक जबरन धर्मांतरण के रोकने के नाम पर व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य नियंत्रण की नई मिसाल बनेगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह प्रशस्त करेगा। तो ये ही आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।